कवि जी घर पर हैं, 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 कवि जी घर पर हैं। मिला है छुट्टी का पैगाम, कराती बीबी घर के काम, लगाते झाड़ू सुबह शाम, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। लगा के पोछा चारों ओर, कमर में दर्द हुआ घनघोर, चले हैं जैसे लंगड़ा मोर, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। चपाती बनना पाती गोल, दाल में रह जाता है झोल, किसारी खुल जाती है पोल, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। खेलते बच्चों के संग खेल, निकाले घंटों तक वे तेल, बनाते घोड़ा मेंढक रेल, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। थके हैं कपड़े धोकर हाथ, नहीं कोई देता है साथ, बचा लो अब तो भोलेनाथ, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। अरज सुन लो मेरी सरकार, बहुत खाली बीबी की मार, खोल दो दफ्तर अब तो यार, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। नमस्कार मित्रों, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम कवि जी घर पर हैं में मैं ओम प्रकाश कल्याणे, आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी और हमारे मंच के समस्त पदाधिकारियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर सप्ताह कवि जी घर पर हैं के नए एपिसोड में हम लेके जाते हैं एक प्रसिद्ध हास्य कवि को, जो अपनी हास्य कविताओं के साथ आपको लेके चलते हैं एक शानदार हास्य के सफर पर। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं भाई विनीत पांडे जी, जो कि सुप्रसिद्ध हास्य कवि हैं। इसके साथ साथ वो पोइट्स ऑफ इंडिया के कन्वेनर भी है। वो मूलतः झारखंड के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली में रहते हैं और विभिन्न मंचों पर आपने उनको देखा होगा, उनकी कविताएं सुनी होगी। विभिन्न न्यूज चैनल्स पर कविताओं से संबंधित अनेक कार्यक्रमों में वो हमेशा आपको दिखते होंगे। बहुत ही अच्छी हास्य कविताएं लिखते हैं, इसके साथ साथ बहुत ही अच्छे गीत भी लिखते हैं और भोजपुरी भाषा में भी बहुत अच्छे अच्छे गीत और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं उन्होंने लिखी है। मैंने उनको कई बार सुना है और बहुत आनंद लिया है उनकी रचनाओं का। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाई विनीत पांडे जी को। तो साथियों, इससे पहले कि हम भाई विनीत पांडे जी को काव्य पाठ के लिए आवाज दें, मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत अपनी एक पुरानी कविता से करता हूं। उसका एक संदर्भ मैं देना चाहता हूं। इससे पहले कि हम हास्य के इस शानदार सफर पर आगे बढ़े, एक कविता आपको सुनाता हूं। उसका शीर्षक है तेरे प्यार में। जी हाँ, तेरे प्यार में। तो जान तेरे प्यार में यूं हो गया हूं बावला, कि जान तेरे प्यार में यूं हो गया हूं बावला, कि सेब भी मुझको लगे है जैसे कोई आंवला। कि जान तेरे प्यार में यूं हो गया हूं बावला, कि सेब भी मुझको लगे है जैसे कोई आंवला। और ये गोल सी धरती मुझे बेडोल सी लगने लगी, ये गोल सी धरती मुझे बेडोल सी लगने लगी, इस दिल्ली की गलियां मुझे आईजोल सी लगने लगी। और एक दिन चलते चलते था मैं बाइक पर ही सो गया, सामने ब्लू लाइन थी, एक्सीडेंट उससे हो गया, और हड्डियां दो चार टूटी, दांत भी थे झड़ गए। हड्डियां दो चार टूटी, दांत भी थे झड़ गए, प्यार में तेरे पड़े के खड्ड में हम पड़ गए। प्यार में तेरे पड़े के खड्ड में हम पड़ गए, और अस्पताल पहुंचाया गया तो रह गया था मैं ठगा। अस्पताल पहुंचाया गया तो रह गया था मैं ठगा,
नर्स का चेहरा भी मुझको तेरे चेहरे सा लगा, नर्स का चेहरा भी मुझको तेरे चेहरे सा लगा, और दर्द को भूला प्यार की भावना में बह गया, और हाथ उसका पकड़कर आई लव यू कह गया, और हाथ उसका पकड़कर आई लव यू कह गया। इसके बाद क्या हुआ मुझको नहीं कुछ ध्यान है, इसके बाद क्या हुआ मुझको नहीं कुछ ध्यान है, मेरे चेहरे पर लिखा उसके सैंडलों का बयान है, मेरे चेहरे पर लिखा उसके सैंडलों का बयान है। और तेरा हाथ मांगने था जब मैं तेरे घर गया, तेरा हाथ मांगने था जब मैं तेरे घर गया, सूरत मेरी देखते ही बाप तेरा मर गया, कि सूरत मेरी देखते ही बाप तेरा मर गया। तेरे भाइयों ने खूब पीटा और तूने भी मारी लात थी, तेरे भाइयों ने खूब पीटा तूने भी मारी लात थी, पर सच कहूं ए जाने जा उस लात में भी बात थी, पर सच कहूं ए जाने जा उस लात में भी बात थी। और उसके बाद पड़ोसियों ने मारा, फिर पुलिस भी आ गई थी, पुलिस की उस लाठी को जैसे पीठ मेरी भा गई थी, कमर नीली पतलून गीली तबीयत फटीली हो गई थी, कमर नीली पतलून गीली तबीयत फटीली हो गई थी। सच कहूं दोस्तों उसी दिन मेरे प्यार की बुनियाद ढीली हो गई थी, सच कहूं दोस्तों उसी दिन मेरे प्यार की बुनियाद ढीली हो गई थी। तब से लेकर आज तक मैं प्यार के नाम से आक्रांत हूँ, प्राणायाम करने लगा हूँ और आजकल मैं शांत हूँ, प्राणायाम करने लगा हूँ और आजकल मैं शांत हूँ। इसलिए दोस्तों कहता हूँ ये सुन लो सभी, किसी नारी के ऐसे फेर में न भूल कर पड़ना कभी, और किसी के प्रेम में अब मैं भी न होऊंगा बावला, और भूल कर भी सेब को न कभी कहूंगा आंवला, न कभी कहूंगा आंवला, न कभी कहूंगा आंवला। धन्यवाद दोस्तों मुझे झेलने के लिए। तो इसी कविता के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भाई विनीत पांडे जी को आज के इस कार्यक्रम में। बहुत ही सादर आमंत्रित करता हूं विनीत पांडे जी। और मैं ये कविता इसलिए सुनाई मैंने, मेरे आपसे निवेदन है कि आपकी वो प्रेम से संबंधित एक कविता है उसको जरूर सुनाइएगा। उसी के संदर्भ के रूप में मैंने ही इतनी लंबी कविता सुना दी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत उसी कविता से कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। भाई विनीत पांडे जी। सभी को नमस्कार। और इस तनाव के दौर में हास्य कविताओं के माध्यम से जिस प्रकार हम सबका उत्साह वर्धन करने का कार्य प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच द्वारा हो रहा है, उसके लिए संस्था को बहुत बहुत साधुवाद और विशेष आभार डॉक्टर कीर्ति काले जी का, बड़े भाई ओम प्रकाश कल्याणी जी का, श्री हरिप्रकाश पांडे जी का और सुषमा पवार जी का, जिन्होंने इस मंच की स्थापना करके और लोगों को उसमें जोड़ा बातचीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, और एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि हम इस डिजिटल दौर में बिना किसी से मिले जुले भी एक दूसरे के संपर्क में बने रहें। इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। और इस सांस्कृतिक यज्ञ में मुझे भी आज अपनी कुछ कविताओं की आहुति देने का मौका मिला है। तो मैं इस सुयोग के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक हास्य कविता से अपनी बात शुरू करता हूं। विशुद्ध हास्य की कविता आगे और कुछ व्यंग्य की कविताएं भी रखूंगा। एक हास्य गीत से अपनी बात शुरू करता हूं। होता क्या है कि लोग कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मेरा मानना यह है कि मेरे पीछे भी एक महिला का हाथ है, और जिस महिला का हाथ है
मैं उसको भूल नहीं सकता और उसको याद कर रहा हूं, बस यही कविता है। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। फांस के अपने जाल में पूरा कर गई तू बर्बाद मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। और बात शुरू कहां से हुई? 10वीं की इम्तिहान में तूने फूल फेंक कर मारा था। देखा तेरी ओर उसी पल अपना दिल ये हारा था। तुरंत बाद में तूने अपनी बाई आंख भी मारी थी। तहस नहस हो गई पूरी अरे मेरी जो तैयारी थी। तेरी ओर क्या देखा समझो भाग्य ही मेरा फूट गया। तेरी ओर क्या देखा समझो भाग्य ही मेरा फूट गया। बस तुझ पर ध्यान रहा मेरा और पेपर पूरा छूट गया। फिर चारों ओर से मिलकर सबने मेरी बहुत खिंचाई की। टीचर ने भी छड़ी घुमाकर मेरी बहुत पिटाई की। मम्मी ने तो थप्पड़ मारा था पर पापा ने लात मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। और बात फिर आगे कैसे बढ़ती है? जैसे तैसे 10वीं कर मैं 11वीं की ओर चला। फिर 2 साल तक अपने बीच में प्रेम पत्र का दौर चला। पढ़ता था विज्ञान किंतु मैं रूप में तेरे भटक गया। वही हुआ परिणाम कि मैं इस बार भी फिर से लटक गया। इंजीनियर बनने का सपना मेरा चकनाचूर हुआ। तेरे कारण ही बीए करने को मैं मजबूर हुआ। जब तक तेरे साथ रहा हाँ पग पग पर मैं छला गया। कहाँ छात्र विज्ञान का था इतिहास भूगोल में चला गया। बीए करके एमए करके पीएचडी अब करता हूँ। जहाँ वैकेंसी मिलती है टीचर की फार्म भरता हूँ। सहनी पड़ती है सबसे तानों की अब बरसात मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। और गीत के अगले बंद में आपको ये पता लगेगा कि मैं कवि बना कैसे। मेरे जीवन की पूरी हाँ दिशा को तूने मोड़ दिया। अच्छा सबक सिखा के तूने मुझको यूं ही छोड़ दिया। तेरे कारण ही तो अब मैं कंगाली में रहता हूँ। तू तो मौज उड़ाती है और मैं फाके सहता हूँ। तेरे कारण ही कुल्फी की डंडी सा अब दिखता हूँ। तेरे कारण ही कुल्फी की डंडी सा अब दिखता हूँ। इस सदमे से कवि बन गया अब मैं कविता लिखता हूँ। मैंने तुझको हृदय दिया और तूने हृदयाघात मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब बेहतरीन कविता आपने सुनाई। हम सभी को दिल को कहीं ना कहीं वो छू के गई होगी। सभी के साथ ऐसी घटनाएं जवानी में हुई होंगी। मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ, सभी इस दौर से गुजरे हैं। बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई। और ऐसी कविता सुन के मुझे अपनी ही कुछ पंक्तियां याद आ गई। किसी मित्र के लिए लिखी थी कि हमें मालूम है उसका वो कब से दिल लगाता है। विनीत भाई, कि हमें मालूम है उसका वो कब से दिल लगाता है। हुआ है जब से 16 का वो तब से दिल लगाता है। कि हमें मालूम है उसका वो कब से दिल लगाता है। हुआ है जब से 16 का वो तब से दिल लगाता है। और वो गोरी हो या काली हो, सहेली हो या साली हो। वो गोरी हो या काली हो, सहेली हो या साली हो, बड़ा दिल फेंक आशिक है वो सबसे दिल लगाता है। बड़ा दिल फेंक आशिक है वो सबसे दिल लगाता है। तो बहुत शानदार कविता के लिए हार्दिक बधाई विनीत पांडे जी।
एक बार मैं पुनः आपको आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। भाई विनीत पांडे जी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं एक रचना आपको सुनाता हूं। जब भी हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हमारे ध्यान में कोई राजनीतिक छवि आ जाती है, किसी नेता की शक्ल हमारे ध्यान में आ जाती है। कभी हम बहुत कम ऐसा होता है कि एक स्तर राजनीति से एक स्तर नीचे उतर के देश की जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाए। तो वहां से मैं एक रचना निकाल के लाया हूं, वो आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। और ये रचना मुझे बहुत पसंद है, मैं बताऊं आपको। और इस रचना को बहुत प्यार मिला पूरे देश भर में, और बहुत पसंद की गई ये रचना। सुनिएगा। बच्चों ने साहब से प्रश्न किया कि सर, देश में जो भ्रष्टाचार है वो कभी मिटेगा या नहीं? साहब ने छूटते ही कहा कि पहले तो तुम्हारे सवाल में ही कलेश है। देश में भ्रष्टाचार है कहां? भ्रष्टाचार में देश है। देश में भ्रष्टाचार है कहां? भ्रष्टाचार में देश है। तो बच्चों ने कहा, हाँ सर, जो भी है वो मिटेगा या नहीं? तो साहब ने कहा, देखो जी, भ्रष्टाचार से तो बहुत सारे लोग गमगीन हैं, अतः इससे निपटने के लिए कई उपाय विचाराधीन हैं। बच्चों ने कहा, सर ये विचाराधीन का मतलब क्या होता है? साहब ने कहा, यूं तो इसका बड़ा भारी अर्थ है, पर असल में नहीं, इसका सरकारी अर्थ है। पर असल में नहीं, इसका सरकारी अर्थ है। तो बच्चों ने कहा, सर लेकिन हमने सुना है जितना बड़ा पद उतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी होती है। साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक सुना है। और सुनिए गए कि अकाउंटेबिलिटी की जो परिभाषा मैं निकाल करके लाया हूं भाई साहब, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। बच्चों ने कहा, सर हमने सुना है जितना बड़ा पद उतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी होती है। साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक सुना है, जितना बड़ा पद उतना बड़ा अकाउंट, उसे संभालने की एबिलिटी, यही तो अकाउंटेबिलिटी होती है, यही तो अकाउंटेबिलिटी होती है। तो बच्चों ने कहा, सर फिर भ्रष्टाचार की आवश्यकता ही क्या है? तो साहब ने कहा, देखो हमारा उद्देश्य सिस्टम में बदलाव लाना है, जिसके लिए सिस्टम में बने रहना जरूरी है। अतः कॉम्प्रोमाइज करना हमारा शौक नहीं, मजबूरी है, वरना शंटिंग में डाल दिए जाएंगे, और शंटिंग में रहे तो बदलाव कैसे लाएंगे? और ये मीडिया भी तिल को ताड़ बताती है, जरा से कॉम्प्रोमाइज को भ्रष्टाचार बताती है, जरा से कॉम्प्रोमाइज को भ्रष्टाचार बताती है। तो बच्चों ने कहा, सर ये 300, 500, 1000 करोड़ जरा सा होता है। तो साहब ने कहा, देखो जी, दुनिया ऐसे ही चलती है, अब बूंद बूंद से घड़ा भर जाए तो मेरी क्या गलती है? अब बूंद बूंद से घड़ा भर जाए तो मेरी क्या गलती है? तो बच्चों ने कहा, सर फिर जन कल्याण कैसे होगा? बोले, क्यों? हम भी तो जन ही कहे जाते हैं, तो अपना कल्याण करके हम जन कल्याण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों ने कहा, अच्छा सर ये सब बातें छोड़ते हैं, बात दूसरी तरफ मोड़ते हैं। हमें एक बात समझ में नहीं आती है, ये ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी में हर बात घुमा फिरा कर क्यों कही जाती है? अब इसका जो उत्तर उन्होंने दिया है, अगर सुनने वालों को ऐसा लगे कि यही सबसे सटीक उत्तर हो सकता है और इस उत्तर में उनको आनंद आ जाए, तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। बोले, सर हमें एक बात समझ में नहीं आती है, ये ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी में हर बात घुमा फिरा कर क्यों कही जाती है? तो साहब ने कहा, देखो जी, ऐसी जगहों पे बात घुमा फिरा कर कहना ही सही होता है। बोलने वाला सीधे सीधे कैसे बोले, उसे कुछ पता ही नहीं होता है। बोलने वाला सीधे सीधे कैसे बोले, उसे कुछ पता ही नहीं होता है।
तो बच्चों ने कहा सर अगर इस चक्कर में उसके सिर पे आ जाए कोई आंच, तो साहब ने कहा उसके लिए ब्रह्मास्त्र है ना जांच, उसके लिए ब्रह्मास्त्र है ना जांच। बच्चों ने कहा सर फिर देश कैसे चलेगा? बोले जब तक जैसे अब तक चल रहा है। बच्चों को बात समझ में आ गई कि ये तंत्र बड़ी भैंस है और जनता के हाथों में बस बीन है और इस देश की खुशहाली, समृद्धि, विकास की तमाम असल कोशिशें बस विचाराधीन हैं, विचाराधीन हैं, विचाराधीन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत खूब। विकास की तमाम कोशिशें विचाराधीन हैं, विचाराधीन है, विचाराधीन है। बहुत सुंदर व्यंग भाई विनीत पांडे जी, बहुत शानदार रचना है। आप हास्य के साथ साथ व्यंग भी आप उतना ही गहरा सुनाते हैं, लिखते हैं, कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो साथियों, आज हास्य के साथ साथ व्यंग की भी मार आपको झेलनी पड़ेगी। बहुत शानदार हास्य कविताओं के साथ साथ व्यंग की कविताएं भी सुना रहे हैं विनीत पांडे जी। और आपकी ये रचना सुनकर भ्रष्टाचार पर मुझे आदरणीय हलचल हरियाणवी जी की ये पंक्तियां याद आ गई कि हलचल इस संसार में दो कीजिए अभ्यास, हलचल इस संसार में दो कीजिए अभ्यास, रिश्वत देकर नौकरी और नकल मार कर पास, रिश्वत देकर नौकरी, नकल मार कर पास, नकल मार कर पास, यही बस ध्येय बना लो। देख समय की चाल उसी में जीवन ढालो, कि नकल मार के पास यही बस ध्येय बना लो। देख समय की चाल उसी में जीवन ढालो, और कहे हलचल कविराय कि रिश्वत खूब खसूटो, कहे हलचल कविराय कि रिश्वत खूब खसूटो, और लेकर पकड़े जाओ तो रिश्वत देकर छूटो। कहे हलचल कविराय कि रिश्वत खूब खसूटो, और लेकर पकड़े जाएं तो रिश्वत देकर छूटो, तो रिश्वत देकर छूटो। तो एक बार पुनः मैं आमंत्रित करता हूं भाई विनीत पांडे जी को काव्य पाठ के लिए। बहुत सुंदर आप काव्य पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं एक बार पुनः बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आपको अगली कविता के लिए आमंत्रित करता हूं। जी भाई साहब, मैं एक रचना और आपको सुनाता हूं। अभी हम देख रहे हैं कि मीडिया चैनलों पे, न्यूज चैनलों पे क्या हो रहा है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समाचार चैनलों पे समाचार छोड़ के और बाकी सारी चीजें दिखा देते हैं। एक रचना व्यंग की मैं आपके सामने रखता हूं इसी विषय पर। उससे पहले ये कुछ पंक्तियां ये सुनिए कि लोकतंत्र के खंभों में इनका नंबर 4, लोकतंत्र के खंभों में इनका नंबर 4, नैतिकता को भूल करें खबरों का व्यापार, खबरों का व्यापार, अजब ये न्यूज बनावें जिनसे होता लाभ, खबर ये वही चलावें, खबर को समझें माल, हो खुदरा या हो थोक, मार्केट इनके लिए बस बन गए तीनों लोग। और ये कुछ पंक्तियां और सुनिएगा कि काम अनोखा कर रहे जरा कीजिए गौर, काम अनोखा कर रहे जरा कीजिए गौर, समाचार के नाम पर चीज परोसे और, चीज परोसे और 85 जादू टोना, कॉमेडी का नाटक फिल्मी हंसना रोना, कॉमेडी का नाटक फिल्मी हंसना रोना, सब कुछ दिखला देते ये ले समाचार का नाम, और चाट बने कैसे खबरें बस यही सोचना काम। रचना एक शब्द चित्र है जो डिबेट शोज में हम अक्सर देखते हैं क्या होता है, वहां से एक व्यंग निकाल के लाया हूं, सुनिएगा। भूमिका ये है कि एक व्यक्ति नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा है, उसके सिर पे एक नारियल गिरता है, एक टीवी रिपोर्टर वहां आता है, उससे बात करता है
और कविता यहां से शुरू होती है। टीवी रिपोर्टर उससे पूछता है, ये नारियल अभी अभी आपके सिर पे गिरा, आपको कैसा लग रहा है? ये नारियल अभी अभी आपके सिर पे गिरा, आपको कैसा लग रहा है? उसने वही नारियल रिपोर्टर के सिर पे मारा, बोला बिल्कुल ऐसा लग रहा है। इधर रिपोर्टर ने सिर खुजाते हुए कहा, ये तो नारियल का मिसयूज है। उधर स्टूडियो में एंकर चिल्लाया, एक नारियल ने 2 लोगों का सिर ब्रेक किया, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। एक नारियल ने 2 लोगों का सिर ब्रेक किया, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। और बात आज इसी विषय पर डिबेट पर होगी। चर्चा खोपड़ी की सहिष्णुता और नारियल के वेट पर होगी। फिर एंकर ने 4 लोगों का परिचय करवाया। अब देखिएगा ऐसा ही होता है कि नहीं। फिर एंकर ने 4 लोगों का परिचय करवाया। चर्चा शुरू होते ही पहले को चुप किया, दूसरे को हड़काया और तीसरे पर लगातार 10 मिनट तक बरसता रहा। और मुंह ताकता चौथा विशेषज्ञ बेचारा एक लाइन बोलने के लिए तरसता रहा। बेचारा एक लाइन बोलने के लिए तरसता रहा। तभी एंकर ने उससे प्रश्न किया। अब ये देखिएगा, इस पंक्ति में हास्य और व्यंग दोनों एक साथ है। तभी एंकर ने उससे प्रश्न किया कि नारियल के इतिहास भूगोल के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व समझाइए। मुझे ब्रेक लेना है, 30 सेकंड में बताइए। मुझे ब्रेक लेना है, 30 सेकंड में बताइए। अच्छा, शुरू में तो ऐसा लगा नहीं था कि एंकर गुस्से से चीख चीख कर गला फाड़ने लगेगा। एक पल तो ऐसा लगा अभी स्क्रीन से निकलेगा और निकलते ही मारने लगेगा। अभी स्क्रीन से निकलेगा और निकलते ही मारने लगेगा। अच्छा, कभी कभी बहस विषय की सीमा से पार हो जाती है और अगली पंक्ति पे आपको बहुत आनंद आएगा। कोई दृश्य याद आ जाए तो मुस्कुराहट वैसे ही आपके चेहरे पे आ जाएगी कि कभी कभी तो बहस विषय की सीमा से पार हो जाती है और एक आधा एंकर को देख के ऐसा लगता है जैसे उन पे माता सवार हो जाती है, जैसे उन पे माता सवार हो जाती है। लेकिन मीडिया के इस ग्लैमर में सच्चाई नाकाबिले गौर होती जा रही है। जिसे विश्वसनीयता का दौर होना चाहिए था, वो सबसे पहले सबसे आगे की दौड़ होती जा रही है। वो सबसे पहले सबसे आगे की दौड़ होती जा रही है। समाचार पहले पहुंचता था, अब बिकता है। समाचार पहले पहुंचता था, अब बिकता है। और असल दुख तो तब होता है जब लोकतंत्र का ये चौथा खंभा किसी ओर झुका हुआ दिखता है, किसी ओर झुका हुआ दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, दुख तो तब होता है जब लोकतंत्र का यह खंभा किसी ओर झुका दिखता है, झुका दिखता है। वाह वाह, बहुत ही मार्मिक शानदार व्यंग आपने किया भाई विनीत पांडे जी। बहुत शानदार कविताएं आप सुना रहे हैं, मेरे को तो बहुत ही अच्छी लग रही है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को भी बहुत ही आनंद आ रहा होगा। हास्य के साथ साथ जो व्यंग के जो बाण आप चलाते हैं, आपके तर्कश में ऐसे और बहुत सारे बाण होंगे, मैं जानता हूं। और इस तरह की कविताएं वाकई कहीं ना कहीं मर्म को छूती हैं, हमारे दिलों को छूती हैं। और हम सब मीडिया में जो देख रहे हैं, हम सभी अनुभव करते हैं वो सब चीजें। आपने बहुत ही अच्छी कविता मीडिया को लेकर सुनाई। कुछ पंक्तियां मैं भी निवेदित करता हूं इसी संदर्भ को लेके कि खबरें कैसे वो सुने, दर्शक हैं लाचार। कि खबरें कैसे वो सुने, दर्शक हैं लाचार। और न्यूज एंकर कर रहे
खुद ही हाहाकार। कि खबरें कैसे वो सुने, दर्शक हैं लाचार, और न्यूज एंकर कर रहे खुद ही हाहाकार। खुद ही हाहाकार चीखते पागल जैसे, खुद ही हाहाकार चीखते पागल जैसे, और पैनल वाले लड़े कि जैसे जंगली भैंसे। कि पैनल वाले लड़े कि जैसे जंगली भैंसे, और कहे ओम कल्याण खोद दी सारी कब्रें। ये गड़े मुर्दे भी बहुत अच्छा उखाड़ते हैं। कि कहे ओम कल्याण खोद दी सारी कब्रें, और दर्शक पगला रहे कि सुन के ऐसी खबरें। दर्शक पगला रहे कि सुन के ऐसी खबरें, कि सुन के ऐसी खबरें। तो बहुत शानदार कविता। और इसके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी एक देशभक्ति पर बहुत ही शानदार एक कविता है आपकी। मैं चाहता हूं कि वो कविता आप जरूर सुनाएं आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं विनीत पांडे जी कि देशभक्ति से संबंधित वो कविता आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को जरूर सुनाएं। मैं एक बार पुनः आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं, भाई विनीत पांडे जी। जी भाई साहब, मैं एक रचना विशेष आपके सामने रखता हूं। मैं इसे अपने मिशन की रचना भी मानता हूं, और मेरी कोशिश ये रहती है कि जहां कहीं भी काव्य पाठ का अवसर हो, मैं ये रचना वहां जरूर पढ़ूं। इसमें थोड़ा सा हास्य है, थोड़ा व्यंग है। इसका संदेश बहुत प्यारा है। हम जितने भी टीवी डिबेट्स देखते हैं, चर्चा के जो कार्यक्रम है वो देखते हैं, तो केंद्र में एक शब्द हमको अक्सर मिलता है, और वो शब्द है देशभक्ति। अच्छा, देशभक्ति भी सापेक्षिक है, हर व्यक्ति के लिए अलग, हर व्यक्ति के लिए अलग परिभाषा है, हर व्यक्ति के लिए अलग अर्थ है उसका। अपने अपने तरीके से लोग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो देशभक्ति का अर्थ उनके लिए है। मैंने 5 लोगों के संवाद का एक शब्द चित्र बनाया है, और 5 अलग अलग विचारधारा के लोगों का। और मैं क्या सोचता हूं देशभक्ति क्या है, वो इस कविता का संदेश है। सुनिएगा कि कल सोसाइटी के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे, यानी गेट के ठीक बाहर चाय की दुकान पे 4 लोग चाय का मजा उठा रहे थे, साथ ही देशभक्ति का अर्थ भी बता रहे थे। एक ने कहा, भाई मेरा ये मानना है कि देशभक्ति का संबंध आपकी मानसिकता से है, न कि वास्तविकता से है। अगर आप मान लें कि आप देशभक्त हैं तो हैं, इसमें क्या परेशानी है, बाकी बातें बकवास है, बेमानी है। तभी दूसरे ने कहा, वाह, बस मान लेने भर से हो जाएगी देशभक्ति, बदल जाएगी, हवा आ जाएगी उन्नति। तो लीजिए, हम मान लेते हैं कि हम 14वीं सदी में जी रहे हैं, फिर तो आप ये चाय बादशाह अकबर के राज में पी रहे हैं। अरे देशभक्ति का मतलब कुछ करने से है, सीमा पर देश के लिए मरने से है। देशभक्ति का मतलब कुछ करने से है, सीमा पर देश के लिए मरने से है। तभी तीसरे ने कहा, वाह, जो मुंह में आए बस बोलते जाओ। अरे देशभक्ति का मतलब है बदलाव, देशभक्ति का मतलब है बदलाव। अगर सारे बॉर्डर पे लड़ने चले जाएंगे तो बदलाव आपके चचा लेके आएंगे। हर कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है भैया, देशभक्ति को साबित करना पड़ता है। बोले कैसे? बोले अखबारों में आर्टिकल लिखिए, आंदोलनों में आगे आगे दिखिए, टीवी डिबेट्स में जाइए, पोस्टर छपवाइए। आपको शायद ज्ञान नहीं है, देशभक्ति इतनी आसान नहीं है। आपको शायद ज्ञान नहीं है, देशभक्ति इतनी आसान नहीं है। तभी चौथे ने कहा, देखिए सच्चा देशभक्त वो है जो अपने नेता का समर्थन करता है। बाकी बातें छोड़ दीजिए, कोई विरोध करे तो देशभक्ति दिखाइए, उसके दांत तोड़ दीजिए। कोई विरोध करे तो देशभक्ति दिखाइए, उसके दांत तोड़ दीजिए। मुश्किल हो, आसान हो, नफा हो, नुकसान हो, हर हालत में अपने नेता का समर्थन करना जरूरी है, अन्यथा आपकी देशभक्ति अधूरी है। इसके बाद
उन चारों स्वयंभू देशभक्तों ने चाय वाले छोटू पर कसी फप्ती। और यहां से एक एक पंक्ति पर आपका ध्यान चाहूंगा। इसके बाद उन चारों स्वयंभू देशभक्तों ने चाय वाले छोटू पर कसी फप्ती। क्यों रे, तुझमें भी है देशभक्ति? जूठे गिलास लेकर खड़ा था छोटू, जो अपने घर का सबसे बड़ा था। जूठे गिलास लेकर खड़ा था छोटू, जो अपने घर का सबसे बड़ा था। बोला, साहब मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है। मैं तो वही करता हूं जो मेरी मां मुझे सिखाती है। ईमानदारी से चाय बनाता हूं, 4 रुपए की लागत है, 6 में पिलाता हूं। और अगली 2 पंक्तियां आपका विशेष ध्यान चाहती हैं कि ईमानदारी से चाय बनाता हूं, 4 रुपए की लागत है, 6 में पिलाता हूं। हर साल 27 जनवरी और 16 अगस्त को सड़क पे गिरे झंडे चुनता हूं। सावधान हो जाता हूं जब भी जनगण मन सुनता हूं। सावधान हो जाता हूं जब भी जनगण मन सुनता हूं। कूड़ा कचरे के डब्बे में ही भरता हूं। कूड़ा कचरे के डब्बे में ही भरता हूं। सड़क लाल बत्ती पे ही पार करता हूं। इस पौधे को रोज पानी डालता हूं। छोटी बहन के साथ खेलता हूं, उसे स्कूल लेके जाता हूं। कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, फालतू 1 रुपया नहीं लेता। बस यही करते करते रोज सुबह से शाम हो जाती है। अनपढ़ हूं साहब, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है। देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन उत्कृष्ट रचना भाई विनीत पांडे जी आपने सुनाई। और आपने शुद्ध हास्य से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की और उसके बाद जो व्यंग्य किया, बहुत ही शानदार व्यंग्य की कविताएं सुनाई। और अंत में देशभक्ति का संदेश देते हुए एक बहुत ही अच्छी और मार्मिक रचना आपने सुनाई। कहीं ना कहीं हम सभी के दिल को आपकी रचनाएं छू के गई हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत ही आनंद आया है। मुझे पूरा यकीन है बहुत ही बेहतरीन आप रचनाएं लिखते हैं। इसी प्रकार की रचनाएं आप आगे भी लिखते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप इस क्षेत्र में निरंतर उत्तरोत्तर तरक्की करें। हमारे मंच की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करता हूं आपका। अपने कीमती समय में से हमारे मंच के लिए समय निकाला है, हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत आभार मैं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी और अपने मंच के सभी पदाधिकारी की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाई विनीत पांडे जी, धन्यवाद एक बार पुनः आपका जी। तो साथियों, ये था आज का कवि जी घर पर है। आप बहुत ही आनंदित हुए होंगे, उनके विनीत जी के व्यंग बाणों से आहत भी हुए होंगे और मजा आया होगा आपको, मुझे पूरा यकीन है। तो इसी तरह एक और नए कवि के साथ अगले सप्ताह आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अपने मित्र ओम प्रकाश कल्याणी को आज्ञा दीजिए। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमेशा रखते हैं। आप देख ही रहे हैं कोरोना की चाल क्या है, ये कब जाएगा कोई नहीं जानता। कभी इसकी चाल धीमी होती है, कभी पुनः तेज हो जाती है। तो इसीलिए मैं सबसे ही निवेदन करता हूं कि आप अभी भी सतर्कता से काम लीजिएगा। जो भी पाबंदियां हैं उनका पालन कीजिए। सरकार ने जो जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन कीजिएगा और अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए ओम प्रकाश कल्याणी आपसे आज्ञा चाहता है। नमस्कार। मोरिंगा फूड सप्लीमेंट आधुनिक चिकित्सा पद्धति, रिसर्च और हमारे आयुर्वेदिक ज्ञान का सम्मिश्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ इम्यूनिटी बूस्टर। भगत हॉस्पिटल में स्थित फार्मेसी में उपलब्ध।